नमस्कार। भारत के इतिहास में ना एक ऐसा भी दौर था जब इतिहास तलवारों से नहीं बल्कि कवियों की कलम से लिखा गया था। जी हाँ, ये था दक्षिण भारत का संगम काल। और आज हम सब मिलकर इसी अनोखी दुनिया की कहानी में उतरने वाले हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जिसका पूरा का पूरा इतिहास, जिसकी कहानियां योद्धाओं ने नहीं बल्कि कवियों ने लिखी हों। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन संगम काल बिल्कुल यही था। साहित्य और इतिहास का एक ऐसा संगम जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। तो चलिए इस दौर को समझने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि आखिर इस काल का नाम संगम ही क्यों पड़ा। इसका मतलब क्या है? तो संगम का सीधा सीधा मतलब है एक सभा या सम्मेलन। लेकिन ये कोई मामूली सभाएं नहीं थीं, बिल्कुल नहीं। ये कवियों और विद्वानों की वो महान परिषदें थीं जहां उस दौर का बेहतरीन से बेहतरीन साहित्य रचा गया और उसे संजोया गया। सही मायने में यही सभाएं इस पूरे युग की आत्मा हैं, उसकी पहचान है। इसे बस एक साहित्यिक आंदोलन समझकर भूल मत जाइएगा। हम इसे दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला लिटरेरी फेस्टिवल भी कह सकते हैं। एक ऐसा उत्सव जो सदियों तक चला और जिसने तमिल संस्कृति की वो नींव रखी जो आज भी उतनी ही मजबूत है। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि ऐसी 3 बहुत बड़ी सभाएं हुई थीं और ये कोई 1-2 साल नहीं बल्कि हजारों सालों तक चली। सोचिए जरा। और इन सबको संरक्षण दिया पांड्य राजाओं ने। पहली और तीसरी सभा तो मदुरई में हुई और दूसरी कपाटपुरम में। मतलब साफ है कि उस समय साहित्य को कितना शाही महत्व दिया जाता था। और इन्हीं सभाओं से जो साहित्यिक खजाने निकले वो तो कमाल के हैं। जैसे तोलकाप्यम, जो सिर्फ एक व्याकरण की किताब नहीं बल्कि उस समय के समाज का एक जीता जागता आईना है। या फिर शिलप्पदिकारम जैसा महाकाव्य, जो एक आम औरत की कहानी के जरिए न्याय और नैतिकता जैसे बड़े सवालों को उठाता है। इन्हीं रचनाओं से हमें उस युग की एक गहरी, एक सच्ची तस्वीर मिलती है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन इन कवियों को, इन विद्वानों को संरक्षण कौन दे रहा था? वो कौन से राजा थे जिनके दरबारों में ये साहित्य फल फूल रहा था? तो उस समय दक्षिण भारत में 3 महाशक्तियां थीं, चेर, चोल और पांड्य। अब इन तीनों राजवंशों की ना अपनी अपनी एक अलग ही पहचान थी। जैसे चेरों का प्रतीक था धनुष और बाण, चोलों का था बाघ और पांड्यों का मछली। इनकी राजधानियां भी अलग अलग थीं और हाँ, इनके बीच सत्ता के लिए जबरदस्त संघर्ष भी चलता रहता था। और इसी संघर्ष ने उस दौर की पूरी राजनीति को एक तरह से गढ़ा था। इन्हीं में से एक बहुत ही शक्तिशाली शासक थे पांड्या राजा निडुंजिलियन। वो एक महान योद्धा तो थे ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन साथ ही कला और साहित्य के बहुत बड़े संरक्षक भी थे। ऐसा माना जाता है कि उन्हीं के शासनकाल में संगम साहित्य अपने शिखर पर पहुंचा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कवियों को खूब प्रोत्साहित किया। तो ये तो बात हो गई राजाओं की, राजवंशों की और कवियों की। लेकिन आम लोगों का क्या? उनकी जिंदगी कैसी थी? उस दौर का समाज, उसका प्रशासन, वो सब कैसे काम करता था? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, प्रशासन काफी व्यवस्थित था। सबसे ऊपर होता था राजा, जो प्रशासन का केंद्र था। फिर उसकी मदद के लिए मंत्री होते थे, सेनापति, दूसरे राज्यों के लिए दूत और यहाँ तक के जासूसों का भी एक पूरा सिस्टम काम करता था। ये सब एक बहुत ही कुशल और संगठित शासन प्रणाली को दिखाता है। अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तो खेती ही थी। धान, कपास, मसाले, ये सब उगाया जाता था। लेकिन असली दौलत और शोहरत आई व्यापार से। मुगिरी और पुहार जैसे बड़े बंदरगाहों से काली मिर्च, मोती और सूती कपड़े सीधे रोमन साम्राज्य तक जाते थे। और बदले में वहां से क्या आता था? सोना, घोड़े और शराब। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने दक्षिण भारत को उस जमाने में बहुत बहुत ज्यादा अमीर बना दिया था। तो हमने साहित्य की बात की, राजनीति को समझा, व्यापार को भी देखा। इन सब का आखिर नतीजा क्या निकला? संगम काल ने अपने पीछे ऐसी क्या विरासत छोड़ी जो आज भी हमारे लिए मायने रखती है? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये युग सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है। नहीं, ये तमिल भाषा, साहित्य और संस्कृति की बुनियाद है। संगम काल ने एक ऐसी मजबूत सांस्कृतिक पहचान बनाई जो हजारों साल बाद आज भी न सिर्फ जिंदा है बल्कि फल फूल रही है। तो अंत में ये सवाल सोचना लाजमी है कि
कैसे हजारों साल पहले हुई कवियों की एक सभा आज भी लाखों करोड़ों लोगों की संस्कृति और उनकी पहचान को गहराई से प्रभावित कर रही है। शायद यही संगम काल की असली और कभी न खत्म होने वाली शक्ति है।